सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिस के संबंधी। यह वीडियो हेड कांस्टेबल एलडीसी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो फिलहाल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो भी एलडीसी एग्जाम होता है, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, किसी में भी, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। यानी कि फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिस से सभी को कॉमन क्वेश्चन आते हैं। आपको 7 से 8 क्वेश्चन, यानी कि ये मैंने 90 क्वेश्चन है के तौर पर बनाए हैं। 7 से 8 क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने के लिए इसमें से मिलेंगे। चाहे अम्बुश की पार्टी पूछी जाए, चाहे रेड की पार्टी पूछी जाए, चाहे दूसरे कोई पेट्रोलिंग का प्रकार पूछा जाए, यानी कि इस तरह के आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे 70 क्वेश्चन में से। साथ ही ये वीडियो जो है एनसीसी जो सी सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम होता है उसमें यही सेम क्वेश्चन आते हैं पूरे के पूरे फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिस से। तो दोस्तों, यह जो वीडियो है पीडीएफ है एक, उसमें से हम बना रहे हैं। यानी कि एलडीसी हेड कांस्टेबल के लिए, कहने मतलब सीआरपीएफ के लिए है। और इस तरह की हम पे सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी सभी की प्रोफेशनल की पीडीएफ अवेलेबल है। सभी के क्वेश्चन अवेलेबल है और पिछले एग्जाम जितने भी हुए हैं उनके आधार पर इनको बनाया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों, सेक्शन फॉर्मेशन होती है 6 प्रकार की। एक फाइल फॉर्मेशन, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड, स्पेयर हेड, एरो हेड्स और एक्सटेंड लाइन फॉर्मेशन, यानी कि 6। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है, फॉर्मेशन का पूछा जा सकता है, या ऑप्शन में दे दिया जाएगा। जैसे पिछली बार एग्जाम में आया था कि फॉर्मेशन में निम्न में से कौन सी नहीं है, तो उसमें एक ऐसी दूसरा नाम दे दिया था। तो उस तरह का आपको जानकारी न होने के अभाव में गलत हो सकता है। प्रश्न नंबर 2 है, दूरी अनुमान लगाने की विधियां लिखें। तो दोस्तों, इसकी 6 विधि है दूरी अनुमान का। फासला नापने की 3 विधियां हैं, और फासला नापने में जो एक है ये अनुमान लगाने का 3। इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, सेक्शन का औसत विधि, और उसके अलावा की रेंज, ब्रेक्टिंग, हार्वी। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, चीजें क्यों दिखाई देती हैं? तो दोस्तों, चीजें अगर हम एज पर ओप्स यानी कि टैक्टिस के अनुसार बात करें तो इसमें बोलते हैं 6S1M का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो उसके अनुसार जो है चीजें दिखाई देती हैं। सबसे पहला एस है स्पेस, यानी कि स्पेस के कारण। दूसरा है शैडो, यानी कोई छाया पड़ती है। तीसरा साइन, यानी कि चमक के कारण। सरफेस, उसका जो सरफेस होता है। स्पेसिस और सिलहट। और 1M में आता है, कोई चीज मूवमेंट करती है तो चीजें नजर आती है। तो दोस्तों, आपको 6S1M का पता होना चाहिए। इसमें S से S4 से कुछ और भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, जवान के जमीन और हथियार का सही इस्तेमाल करने की कला क्या कहलाती है? तो दोस्तों, यहाँ पर इस शब्द में काफी कंफ्यूज होता है। यानी कि जवान के जमीन और हथियार का सही इस्तेमाल, फील्ड क्राफ्ट भी कभी कभी दे दिया जाता है, कैमोफ्लाइज दे दिया जाएगा, कंसीलमेंट दे दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है फील्ड क्राफ्ट। फोरग्राउंड कितनी गज की दूरी पर होता है? फोरग्राउंड जो होता है कितनी, तो 300 गज की दूरी है। ये भी आपको यह फील्ड क्राफ्ट वाला क्वेश्चन आ चुका है। जो क्वेश्चन आ चुके हैं मैं उनको थोड़ा आपको अलग से मार्क करूंगा। जब पहाड़ी से देखने पर दूरी होती है, यानी कि इस तरह का आपको क्वेश्चन आगे भी मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चन आए हैं ऑप्शन के तौर पे कि फासला नज़र से, कहना मतलब फासला अनुमान से कम कब दिखाई देता है और ज़्यादा कब दिखाई देता है। तो दोस्तों, अनुमान से अगर हम पहाड़ी से देखने पर दूरी होती है अनुमान से ज़्यादा। प्रश्न नंबर 7 है, सॉरी दोस्तों, ये अनुमान से ज़्यादा हो गया, ये गलत होगा, क्योंकि अनुमान से कम दिखाई देती है जब पहाड़ी से हम नीचे की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, खुली हथेली के साथ कितने अंश का कोण नाप सकते हैं? दोस्तों, एनसीसी का जो सही सर्टिफिकेट होता है उसमें से तो इसमें 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पूरे क्वेश्चन इसी से आते हैं। और फील्ड का जो हमारा एलडीसी एग्जाम, चाहे सीआरपी, बीएसएफ, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में, तो 10 क्वेश्चन लगभग आपको यहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों, जब इसमें क्वेश्चन खुली हथेली से, यानी कि जब आपके पंजे खुले कितना डिग्री, तो यह होता है दोस्तों 19 डिग्री।
और बंद मुट्ठी के साथ अगर हम देखें कितना डिग्री कवर करता है तो दोस्तों होता है 8 डिग्री। अब प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, फासला असल से ज्यादा क्यों दिखाई देता है? अब यहाँ पर मेन यह क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं, ज्यादा वाला भी और कम वाला भी। तो दोस्तों इसमें फासला असल से ज्यादा कब दिखाई देता है? तो सबसे पहला कारण तो है, निम्न कारण यहाँ पर दिए नंबर 1, कम प्रकाश होना। यानी कि जब कम प्रकाश से हम देखेंगे तो फासला जो है असल से ज़्यादा दिखाई देगा। दूसरा, सूर्य देखने वाले के सामने हो। हम देख रहे हैं सूर्य सामने है, तब भी जो है असल से ज़्यादा दिखाई देगा। पहाड़ी से देख रहे हैं, जब हम पहाड़ी से होकर देख रहे हैं। चौथा, लक्ष्य का आकार जब निकट की वस्तु से छोटा हो। अब मान लिया हमारे पास कोई पेड़ है और वहाँ पर छोटा पेड़ है, तो हमको वो जो है देखेंगे तो वो क्या होगा, उससे असल से ज़्यादा फासला, दूरी ज़्यादा दिखाई पता होगा, लगेगी कि दूरी ज़्यादा है। जब देखने वाला ऊपर से नीचे देख रहा हो, यानी कि जैसे पूरे पहाड़ी से, तो जब पहाड़ी से देखते हैं तो फासला जो है असल से ज़्यादा दिखता है। देखने वाला तथा लक्ष्य के बीच उठी हुई भूमि हो। फासला असल से कम क्यों दिखाई देता है? यानी कि जब फासला वो अनुमान जब लगाते हैं तो फासला ज़्यादा होता है और कम दिखाई देता है, उसका क्या कारण है? तो दोस्तों फासला असल से कम दिखने के निम्न कारण है। उसके जो है निम्न कारण है। सबसे पहला कारण जो है, जब सूर्य देखने वाले के पीछे, जब हम कोई चीज़ देख रहे हैं, सूर्य हमारे पीछे है, तो कम फासला दिखाई देगा। जब लक्ष्य का आकार निकट की वस्तु से बड़ा हो, यानी कि कोई पेड़ है हमारे पास है, वो छोटे हैं और वहाँ हम जो देख रहे हो वो दूर पे बड़ा पेड़ है या बड़ा जो भी ऑब्जेक्ट है, तो उससे हम क्या है अनुमान लगाते हैं कि फासला कम होगा, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा होता है। देखने वाले का लक्ष्य के बीच दबी हुई ज़मीन हो। जब दबी हुई ज़मीन होगी तब भी कम होगा। जब देखने वाला नीचे से ऊपर को देख रहा हो, यानी कि जब आप नीचे से पहाड़ी के ऊपर को देखते हैं। अधिक प्रकाश का होना। प्रश्न नंबर 11, जमीन की वाट की प्रक्रिया क्या है? यानी कि जो जमीन की जैसे हम होप्स करते हैं, जाते हैं, तो एक तरह से हमको जमीन की वाट करनी होती है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। तो ये एक ही बार में नहीं, अलग-अलग है। जैसे मान लिया कि किस बार हेड कांस्टेबल में आया, सब इंस्पेक्टर में आया है। तो ज़मीन की बाँट की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले होती है फोर ग्राउंड होता है, फिर उसके बाद मिडल ग्राउंड होता है और फिर उसके बाद नियर ग्राउंड होता है। तो यानी कि सबसे जो जैसे मान लिया एक जवान है, उसके जो पास की सबसे ज़मीन होती है, जो नज़दीक वाला एरिया होता है, तो उसे नियर ग्राउंड बोलते हैं। और ये बीच का होता है, जो उसको मिडल ग्राउंड बोलते हैं। और जो हमारा टारगेट वाला एरिया होता है, उसको हम जो है फोरग्राउंड बोलते हैं। 1 मिनट दोस्तों, मैं नेट बंद कर देता हूँ, बार-बार डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसको हम फोरग्राउंड बोलते हैं। प्रश्न नंबर 12, आड़ कवर कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों कवर आड़ जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 13, कैमोफ्लेज एक कला है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। कैमोफ्लेज का किसमें? कंसीलमेंट में इस्तेमाल होता है। कितने गज की दूरी पर मनुष्य का सिर एक बिंदु की तरह प्रतीक होता है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी आया है। तो दोस्तों यह जो होता है 600 गज की दूरी पे एक व्यक्ति का जो सर है एक बिंदु की तरह दिखाई देता है, इससे ज्यादा नहीं। प्रश्न नंबर 15 टारगेट दिखाने के लिए कौन से हाथ का इस्तेमाल डिग्री बताने के लिए किया जाता है? सबका एक नियम है हर चीज़ का। वैसे आप कुछ भी बिना नियम के कर सकते हैं, लेकिन अगर टारगेट दिखाने के लिए जो किया जाता है, वो किया जाता है बाएँ हाथ का इस्तेमाल, क्योंकि दाहिने हाथ हम अपना वेपन पे कैरी करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 हथियारों के नाम बताओ। तो दोस्तों यहाँ से इनसे तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये क्वेश्चन आया इन्फेंट्री के हथियारों का कुतर कितना होता है? तो 2 इंच तक का जो इनका कुतर होता है, वो इन्फेंट्री के हथियार आते हैं। अब इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार कौन से हैं? जैसे 5.56 इंसास राइफल, एलएमजी हो, सीएमजी है, एलएमजी है, एमएमजी है, आरएल है, 9mm पिस्टल है, डीएसआर है,
और उसके बाद 13 mm मिनी फिलर। तो ये सब जो है किस में आते हैं, इन्फेंट्री के वेपन्स में इनको रखा जाता है। प्रश्न नंबर 17, टारगेट के बयान का सही तरीका। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इस तरह आप मान लें टारगेट का बयान करना हो तो आपको दो चीज है, एक फायर ऑर्डर और टारगेट का बयान, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों आप जो है जिसे अगर टारगेट की बात करें तो उसमें जो है टी नहीं होगी, ये इस तरह याद रख सकते हैं। जैसे टारगेट का बयान याद करने के लिए एक तरतीब बनी है, ग्रिड, GRAD। G4 होता है ग्राउंड, G4 होता है ग्राउंड, R4 होता है रेंज, A4 होता है एड, और एक होता है डिस्क्रिप्शन। तो ये टारगेट का बयान करने का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 18, फायर कंट्रोल ऑर्डर देने की तरतीब क्या है। तो दोस्तों इसकी तरकीब जैसे उसमें ग्रिड था, इसमें ग्रिट है, GRIT, ग्रिट। यानी कि इसको याद करके आप आराम से कर सकते हैं। G4 इसमें भी वही है, G4 ग्राउंड ही है, R4 इसमें भी रेंज है, उसमें A है, इसमें I है इंडिकेशन ऑफ टारगेट, T4 टाइप ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 19, फील्ड क्राफ्ट एवं बैटल क्राफ्ट को विस्तार से लिखिए। थोड़ा सा आपको जानकारी, बहुत शॉर्ट में मैंने क्वेश्चनों को बनाया है छाट के, अगर एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे दूसरे लोगों को फायदा मिले। तो दोस्तों फील्ड क्राफ्ट एवं बैटल क्राफ्ट को विस्तार से लिखें। लड़ाई में कामयाबी हासिल करने के लिए FC के बारे में जानना जरूरी, यानी कि फील्ड क्राफ्ट के बारे में। अपनी हरकतों को दुश्मन से छुपाकर दुश्मन के नज़दीक पहुंचना, यानी कि एक जवान का अपनी हरकतों को छुपाना और एक दुश्मन के नज़दीक पहुंचकर इलाके के मुताबिक, जो वहाँ का इलाका है, अपने शरीर एवं इक्विपमेंट हथियार को उसी प्रकार से कैम्फ्लाइज किया जाए और हर क्षेत्र में कैम्फ्लाइज करके दुश्मन को बर्बाद करना फील्ड क्राफ्ट या बैटल क्राफ्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट के लाभ क्या है। तो दोस्तों लाभ तो बहुत सारे हैं, मैंने ऐसे छोटे से आपको लिखने की कोशिश की है। सबसे पहले जमीनी निशानों का बयान, यानी फील्ड क्राफ्ट जब एक जवान दुश्मन के नज़दीक तक पहुंचता है तो वो किन जमीन के किन किन क्या मतलब निशानों का इस्तेमाल करेगा या किस प्रकार जमीन का इस्तेमाल करेगा होता है। फिर उसके बाद फील्ड सिग्नल और प्लाटून फॉर्मेशन इत्यादि। प्रश्न नंबर 21 है, पेट्रोलिंग कितने प्रकार की होती है। तो पेट्रोलिंग 2 प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 22, पेट्रोलिंग में दिन के समय डोर डोर जमीन पर और रात के समय डोर डोर जमीन पर चले। तो दोस्तों इस पर आएगा, मान लिया पेट्रोलिंग में दिन के समय ऊंची उठी हुई या हाइट वाली जमीन पे चलना चाहिए, यहाँ पर आएगा, और रात के समय जो है नीची जमीन पे चलना चाहिए। प्रश्न नंबर 27 है, अम्बुश के समय दुश्मन पर वार करते हैं। तो अगर अम्बुश हो रखा है तो दुश्मन पे कहाँ से वार करेंगे। तो दोस्तों जब अम्बुश हो रखा है, सामने से वार करने से ज़्यादा नुकसान होगा। अम्बुश हो जाता है तो उसमें दुश्मन के पीछे से वार किया जाता है। प्रश्न नंबर 24, जमीन कितने प्रकार की होती है। तो जमीन दोस्तों 5 यहाँ 4 लिख दिया दोस्तों, 6 होना चाहिए था दोस्तों। जमीन 6 प्रकार की होती है, गलती हो गया, कोई नहीं, 6 प्रकार की जमीन होती है एज पर हमारे उसके। प्रश्न नंबर 25 है, जमीन कितने प्रकार की होती है, इनके नाम लिखो। सबसे पहले होती है जो जहाँ जैसे प्लेन एरिया है, खेती बाड़ी का, तो उसको बोलते हैं हम समतल जमीन या फ्लैट या प्लेन जमीन। दूसरा होता है ऊंची भूमि, यानी कि हाई ग्राउंड, यानी जैसे पहाड़ी से हो गया, ये हो गया, सब वो है। एक होता है नीची लो ग्राउंड, जो अभी हम पहले भी पढ़े हैं कि दबी हुई जमीन हो, उसको लो, नीची जमीन लो। और एक होती बहुत दबी हुई जमीन, जैसे मान लिया एक तो लो ग्राउंड हो गया, नॉर्मली जमीन से जो दबी हुई है, या जैसे मान लिया पहाड़ी वो नदी है तो आसपास का उठा होता और वो नीचे। लेकिन एक होता उसके बाद दबी जमीन, डेड ग्राउंड, जो पहाड़ियों के बीच में एकदम से दब जाती है, उसको हम डेड ग्राउंड बोलते हैं। ढालू जमीन, स्टोपी ग्राउंड, यानी कि पहाड़ी से जब नीचे की तरफ जो ढलान बनता है उसको वो होते हैं। एक होता टूटी फूटी, जैसे चंबल घाटी में जो जमीन है वो टूटी फूटी जमीन, उसको इस तरह की जमीन बोला जाता है।
तो दोस्तों यह होती है 6 प्रकार की जमीन। प्रश्न नंबर 26, हमेशा आड़ कवर के कहाँ, यानी कि आड़ या कवर को कहाँ पोजीशन लेनी चाहिए? तो हमेशा आड़ के पीछे, ये तो नॉर्मल है, ये भी क्वेश्चन ये सिंपल है। प्रश्न नंबर 27, भूमि और शस्त्र को अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग करने की कला कहलाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया हुआ फील्ड ग्राफ से, फील्ड ग्राफ है। भूमि और शस्त्र को अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग करने की कला कहलाती है, ये भी डबल हो गया, कोई बात नहीं। पैदल सेना की मूल नीति है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। पैदल सेना की मूल नीति बोल लो, या क्या ना मतलब जब पेट्रोलिंग जाते हुए फायर हो जाए तो क्या करना चाहिए ये बोल लो, या तो दोस्तों फायर एंड मूव को उसको बोलते हैं। यानी कि जब भी कोई आप पेट्रोलिंग निकले हैं, किसी एरिया का डोमिनेशन करने निकले हैं, या किसी आरओपी ड्यूटी में निकले हैं, वहाँ पर फायर हो जाता है, तो उस समय फायर एंड मूव की इसको क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो दोस्तों ये होता है फायर एंड मूव, उस प्रक्रिया को बोला जाता है। कूच के समय सेक्शन की आंख और कान समझे जाते हैं, यानी कि आप किसी भी ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, जैसे ऊपर बात हुई, चाहे आप एरिया डोमिनेशन के लिए जा रहे हैं, पेट्रोलिंग के जा रहे हैं, चाहे कहीं अम्बुश के लिए जा रहे हैं, वो अगर उस समय हो जाता है तो वो तो ऊपर वाली बात हो गई। उसके बाद अगर उनके जो स्कोट है, जो सबसे आगे चलते हैं, स्कोट 1 स्कोट 2, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है आँख और कान। कई बार ये पूछा जा सकता है स्कोट के आँख और कान कौन होते हैं? तो स्कोट होते हैं स्कोट 1 स्कोट 2। प्रश्न नंबर 31, ब्रेक्टिंग किसकी विधि एक विधि है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, फासला नापने के 3 तरीके हैं। उसमें से एक जो तरीका है, इकाई का तरीका दिखाई की रेंज का, तो वो उसमें 6 है। तो उसमें जो है आपको पता है ब्रेक्टिंग का है, सेक्शन औसत है, दिखाई का है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए, अनुमान लगाने का एक तरीका है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, आड़ के कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों आड़ जो मैंने ऊपर भी बताया, क्वेश्चन आया, 2 प्रकार की होती है। एक और आड़ होती है नजरी आड़, और एक होती है फायर से आड़। जो आपको नज़र से किसी की दुश्मन से बचाए उसकी आड़ को नजरी आड़ कहते हैं, और जो आपको नज़र से भी बचाए और फायर से भी उसको फायर उसको जो फायर से आड़ कहते हैं, बचाव की आड़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, स्काउट सेक्शन के क्या होते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये जो है कहना मतलब क्वेश्चन को अलग तरीके से दे दिया, क्वेश्चन वही था जो पहले बताया, उसको आंख और कान कहा जाता है। सेक्शन के आगे चलने वाले जवान को क्या कहा जाता है? तो ये भी कंफर्म होना चाहिए, तो उसको क्या जाता है? स्काउट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 35, हाथ का खुला पंजा कितने डिग्री को इंगित करता है? तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 19 डिग्री को। अम्बुश कितने प्रकार के होते हैं? तो अम्बुश 2 प्रकार के होते हैं, नॉर्मली मौके का और तैयारी का अम्बुश। अम्बुश की पार्टियों के नाम, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अम्बुश की कौन कौन सी पार्टी होती हैं, उनमें ऑप्शन दे दिया जाएगा। जो पार्टी एक अम्बुश की नहीं होती उसका नाम या पूछ लिया जाएगा, या आपको यानी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्काउट पार्टी, जो दुश्मन को नज़र रखने के लिए लगाई जाती है। उसके बाद कवरिंग पार्टी, स्पोर्ट पार्टी, रिजर्व पार्टी, 4 पार्टी होती है। प्रश्न नंबर 38, छिपाओ कंसीलमेंट से आप क्या समझते हैं? यह प्राकृतिक नेचर दृश्य है, प्राकृतिक की मदद से शत्रु की दृष्टि और गोली से छिपाने की एक कला है। यानी कि जो कंसीलमेंट है वो क्या है? जो प्राकृतिक, मान लिया ग्राउंड में उस समय प्राकृतिक क्या ऐसी हमको सहायता कर रही है जो हमको दुश्मन से छुपा सके और हमारे को गोलीबारी से बचा सके, और उसको जो छुपा प्रकृति का प्रयोग करते हुए जो हमको छुपाने की में मदद करती है, उसको हम कंसीलमेंट कहते हैं। लड़ाई में कंसीलमेंट का मुख्य उद्देश्य अचानक छिपकर हमला करना, अपने को बचाना। प्रश्न नंबर 39, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार की होती हैं, जो आपको पहले बताया जा चुका है। आपको उसमें पूछ ही लिया जाएगा कि एरो हेड या स्पेयर हेड, ए डायमंड है, जैसे क्वेश्चन पिछली बार आया था उसमें डायमंड हेड दे दिया, थोड़ा सा बदलाव कर दिया, तो वो आपको पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सी सेक्शन की फॉर्मेशन नहीं है, या सिंगल फाइल की जगह स्टैंडर्ड फाइल दे दिया जाएगा, सिंगल जबकि स्टैंडर्ड लाइन होता है, थोड़ा सा अंतर कर दिया जाएगा, तो आपको उसमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 40, आड़ कवर के प्रकार कितने हैं? तो दोस्तों आड़ जो है मैंने बताया, पहले भी आ चुका क्वेश्चन, 2 प्रकार है, एक नजरी, एक फायर की आड़।
तो इसमें नजरी आड़ वे आकृति जो शत्रु को नजर से बचाती हैं, जहां छिपकर दुश्मन के ऊपर निगरानी रखी जा सकती है, उसको नजरी आड़ कहते हैं। जवान को कवर का प्रयोग सोच समझकर, यानी कि आड़ का प्रयोग सोच समझ कर सावधानीपूर्वक करना चाहिए। दूसरा है फायर से हार। इसमें जो है जैसे ऊपर वाले में झाड़ी हो गई, वनस्पति हो गई, टूटी हुई जमीन का प्रयोग कर सकते हैं। फायर से हार वे प्रकृति जो शत्रु को फायर से नजर से बचाती हैं, जैसे दीवार, बड़ा पेड़ आदि। प्रश्न नंबर 41, फील्ड सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? एस पर अगर हम फायर एफसी के अनुसार जाएं तो सिग्नल जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हाथों के द्वारा, बाय हैंड। दूसरा शस्त्र विद है वेपन। तीसरा सीटी का संकेत विसिल के द्वारा। प्रश्न नंबर 42, तो दोस्तों यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया, हाथ के इशारे, या तो आपको पिक्चर दे दी जाएगी। इसमें भी दोस्तों बहुत सारे हैं। आगे चल का क्या इशारा है, थंब, पीछे पीछे, ये लेफ्ट दाएं, बाएं चलो, दाएं चलो, अलग अलग है। हवाई हमले से बचने के लिए किस ट्रेंच का इस्तेमाल होता है? अब दोस्तों एक बताऊं, मैं थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन और डाल लेते हैं ट्रेंच के बारे में। कई बार एलएमजी का क्वेश्चन पूछा गया है, एलएमजी के ट्रेंच की कितनी लंबाई होती है, ट्रेंच कितने प्रकार के होते हैं, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो के आया है। तो दोस्तों इसमें जो है, तो जो हवाई हमले से बचने के लिए जो ट्रेंच बनाया का इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं सलिट, SLITE, जैसे सलिट ट्रेंच। और ये क्वेश्चन आ चुका है। एलएमजी का फायर ट्रेंच की बाहर की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों बाहर की लंबाई होती है इसकी 6 फुट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रेंच से कई बार क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा और इसको आप पढ़ सकते हैं। मैंने 2 ही क्वेश्चन डाले हैं, जैसे इंसास राइफल का ट्रेंच कितना है, सेक्शन कमांडर के लिए ट्रेंच कितना है, 51 मोटर का ट्रेंच, थोड़ा सा इसमें आप और देख लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। प्रश्न नंबर 44, हाथ के संकेत लिखो। हाथ से जो संकेत, यानी कि फील्ड सिग्नल की जो बात हुई थी, जैसे तेज चल, एक हाथ से है, लेट जा, क्या इशारा, जैसे थे पहले की तरह, आगे बढ़, फैल जाओ, थम, मेरे पीछे चलो, दौड़ के चल, पीछे घूम, शत्रु पीछे लौट रहा है, ये सब हाथ के इशारे से बताया जाता है। स्काउट के क्या कारण होते हैं? यह दुश्मन के स्काउट के क्या कार्य होते हैं, ये होना चाहिए। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो दोस्तों स्काउट, एक तो जैसे अम्बुश है उसमें भी स्काउट पार्टी होती है, उसके अलावा स्काउट 1, स्काउट 2 नॉर्मल उसमें भी बोला जाता है। तो उसके सबसे पहले ये दुश्मन के मुमकिन आने वाले रास्तों को पर लगाए जाते हैं। इसमें यहाँ पर बात जो हो रही खासकर अम्बुश के टाइम की हो रही है। तो जब जिधर से क्या आता है, दुश्मन आता है, वहाँ पर ये देखता है, या दुश्मन के आने वाले रास्ते पर लगाया जाता है। पूर्व सूचना देता है, पहल सबसे पहले यही करता है अगर कोई बात होती है। जमीन का सही इस्तेमाल करना, अच्छी फायरिंग पोजीशन चुनना, फील्ड सिग्नल के बारे में जानकारी रखना, और अच्छा निशानेबाज होना चाहिए। प्रश्न नंबर 46, जमीन जो देखने वालों की नज़र से छिपी हो वह कहलाती है? मान लिया जो जैसे कुछ ज़मीन ऐसी जो नज़र जबान के द्वारा या एक फील्ड कमांडर के द्वारा कुछ ज़मीन छुप जाती है, उस ज़मीन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो होती है डेड ग्राउंड, यानी कि सबसे नीचे एकदम, कहीं जैसे पहाड़ी में 2 पहाड़ियों के बीच की ज़मीन है, थोड़ा सा आप हाइट पे हैं, तो वो ऐसी जगह छुप जाती है। प्रश्न नंबर 47, आड़ के सही प्रयोग के किसी भी 5 बुनियादी बातों को लिखें। आड़ का जो सही इस्तेमाल, तो दोस्तों जहाँ छिपकर दुश्मन के ऊपर निगरानी की जा सके, सुगमता से उसके ऊपर फायर डाल सके। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, जहाँ से शत्रु की निगरानी और उसके ऊपर फायर से बचा जा सके। दूसरा, जहाँ सुगमता से आगे बढ़ा जा सके, जहाँ काफ़ी समय तक आरामदेह स्थिति में रहा जा सके। ये आड़ की जो है विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 48, प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है? प्लाटून फॉर्मेशन 3 प्रकार की होती है। पेट्रोलिंग क्या है? तो दोस्तों पेट्रोलिंग तो आप जानते ही होंगे। पेट्रोलिंग के बारे में कई बार क्वेश्चन आया है, और एक तरफ से जब पिछली बार क्वेश्चन आया था, वो वाहन पेट्रोलिंग का एक उदाहरण दे दिया गया था कि एक 3 से 4 आदमी की छोटी सी टुकड़ी एक वाहन में किसी इलाके में वो करी, तो कौन सी पेट्रोलिंग आएगी? तो इसका आपको अंदाजा होना चाहिए। तो पेट्रोलिंग पैदल व किसी हल्के वाहन से घूमते हुए किसी क्षेत्र की निगरानी करने को हम पेट्रोलिंग कहते हैं। अम्बुश क्या है? अम्बुश चलती फिरती थोड़ी देर रुकी हुई
टुकड़ी पर छुपकर अचानक हमला करना अम्बुश कहलाता है। अम्बुश करने के तुरंत बाद उस जगह को छोड़ देना चाहिए। ओहो! वहाँ तक पहुँचे थे। हुँ। प्रश्न नंबर 51, रेड क्या है? रेड दुश्मन का अचानक और तेजी से किया गया हमला रेड कहलाता है। प्रश्न नंबर 52, चाल कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों चाल 2 प्रकार की है। अगर प्रकार से पूछा जाए, यहाँ पर हम इस तरह के क्वेश्चनों में आप लोग मेरे को लगता है ज़्यादा, जैसे चाल कितने प्रकार की, तो चाल 2 प्रकार की है। एक तो है बिना हथियार के और एक है हथियार के साथ। बिना हथियार के साथ जो है 7 प्रकार की चाल है। इसमें ये चीज़ याद रखने वाली है। तो पहले हम पूरा ऊपर कर लेते हैं। एक है बिना हथियार के साथ जो है बंदर चाल, बिल्ली चाल, बिल्ली के बच्चे की चाल, चीता की चाल, पेट के बल लेटकर चाल, लुढ़कन चाल और सामान्य चाल। ये 7 चाल है बिना वेपन के। अब हथियार के साथ दोस्तों कितनी चाल है? तो हथियार के साथ 4 प्रकार की चालें हैं। जैसे हथियार के साथ एक तो है बंदर की चाल, बिल्ली की चाल, लुढ़कन यानी कि लुढ़कन चाल, एक सामान्य चाल। ये हथियार के साथ की चालें हैं। प्रश्न नंबर 55 है, घात लगाने के उद्देश्य बताएं। तो घात लगाने या अम्बुश लगाने का उद्देश्य है गोपनीय जानकारी एकत्रित करने के लिए, शत्रु की संख्या कम करने के लिए, बताने के लिए, शत्रु को अधिक अधिक परेशान करने के लिए। अम्बुश की विशेषता है, तो दोस्तों अम्बुश की विशेषता सरप्राइज है, फायर जो है कंट्रोल फायर पावर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना और एक सादगी। क्वेश्चन नंबर, पक्का इरादा, उच्च दर्जे की सिखलाई और सेल्फ डिफेंस, ये थे सब। अब प्रश्न नंबर 57 पे चलते हैं। 57 है, सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल के फायदे और नुकसान बताएं। सेक्शन फॉर्मेशन, जो आपकी सेक्शन फॉर्मेशन है जितनी 6 हैं, उनके अलग अलग, अगर आपको कई बार अलग अलग भी पूछ लिया जाता है, लेकिन नॉर्मली जो है इनके इसके फायदे क्या है? मोबिलिटी आसान होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आसान है, समय की बचत होती है, कंट्रोल कमांड आसान है, सेक्शन फॉर्मेशन में टास्क को पूरा करने में सुविधा होती है, फायर पावर ज़्यादा होती है। ये तो पूरे नॉर्मली सभी, अगर सेक्शन फॉर्मेशन में काम किया जा रहा है तो। थोड़ा सा नुकसान क्या है? सरप्राइज की कमी होती है, समय के अनुसार ढालने में मुश्किल होती है। मान लिया एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन का रूप धारण करना, तो अटैक प्लान में कमी होती है। थोड़ा सा ऐसे रहता है कि अटैक एक दूसरे के सामने आ जाते हैं या कुछ ऐसा, और हवाई खतरे का ज़्यादा। प्रश्न नंबर 58, अम्बुश के टारगेट क्या क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों अम्बुश के जो टारगेट है, कोई भी दुश्मन का टारगेट हो, तो दुश्मन का जो अम्बुश होता है उसका टारगेट है आमनुशन ले जाने वाली पार्टियां, अगली पोजीशन पर राशन ले जाने वाली गाड़ियां, रोड या पुल की प्रोटेक्शन करने वाली पार्टियां, सिंगल लाइन में जाने वाली पार्टियां, एक ही रास्ता इस्तेमाल करने वाली पार्टियां, वाटर पॉइंट का पर जाने वाली, जहाँ कहीं ऐसी जगह है जहाँ वाटर पॉइंट नहीं, उनकी एलपी और ओपी पर जाने वाली पार्टियां, ये सब उनके टारगेट हो सकते हैं। अम्बुश किस उद्देश्य से लगाया जाता है? तो दोस्तों ये तो नॉर्मल है, आपको जानकारी हो गया। दुश्मन के जवानों को और गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए, ज़रूरी खबर हासिल करने के लिए, दुश्मन को तंग करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, सब। कैमोफ्लेज क्या है? तो दोस्तों कैमोफ्लेज में मैंने बता दिया, जो ये प्राकृतिक चीज़ें होती है उनका इस्तेमाल हम करते हैं। छिपाव कंसीलमेंट क्या है? तो ये भी है प्राकृतिक, नेचुरल या दृश्य या आकृति की मदद से शत्रु की दृष्टि या गोलीबारी से छिपाने की कला है। लड़ाई में कंसीलमेंट का मुख्य उद्देश्य छिपकर हमला करना है। क्वेश्चन नंबर 62, कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट करते वक्त ध्यान में रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं? तो इसमें सबसे पहले आकार क्या है, छाया चित्र, पारस्परिक दूरी, हरकत, चमक, स्थिति, विषय, ध्वनि, शोर इत्यादि का ध्यान रखा। दोस्तों इस तरह की हमने वीडियो बनाई है, ये खासकर एलडीसी एग्जाम के लिए है। आपको नॉर्मली जो है, जो भी मान लिया फोर्स व्यक्ति है, उन्हीं को हम इसको प्रोवाइड करा सकते हैं, या इसको हम डिजिटल तौर पे आपको दे देंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये जो है सिक्योरिटी पर्पज से भी ज़रूरी है। और हमने सभी एलडीसी एग्ज़ाम के जो है, अब मैं देखता हूँ पेज नंबर कितना है, नहीं तो हम पेज नंबर 84 पे है ये। तो दोस्तों मैं आपको ये पीडीएफ दिखाना चाहता हूँ, जैसे हमने ये बनाई है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को, जो भी आपके
एग्जाम्स रहती है। तो ये जो सीआरपीएफ की बात चल रही है, आप सीआरपीएफ बीशप इसी तरह पर सभी की बनाई गई हैं, तो आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं आपको थोड़ी सी इस पीडीएफ की जानकारी देने के लिए आपको थोड़ा समय लेना चाहता हूँ। शुरू से चलते हैं, क्या क्या हमने इसमें कवर किया है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख रहे होंगे ये कोई ई बुक बोला गया है, ये सीआरपी बीएसएफ टीपीपी सभी, लेकिन ये सीआरपी के लिए तो सबसे पहले हमने इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का इतिहास दिया है। उसके बाद जो है इसमें जो खेल में क्या क्या योगदान रहा है सीआरपी का, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है इसमें सीआरपी अधिनियम जितने भी एक्ट हैं उनको बताया गया है। यहाँ सारे के सारे अधिनियम आपको मिल जाएंगे। पहले थोड़ा नॉर्मल पे मिल जाएगा, फिर विस्तार से, फिर सीआरपीएफ रूल है। रूल के बाद जो है जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में हमने विस्तार से लिखा है कि विस्तार ये क्या है। फिर अपनी जितनी भी सीआरपीएफ की संस्थाएं हैं उनके बारे में बिल्कुल शॉर्टली आपको करके दिखा है। फिर बटालियन अलग अलग पूछ ली जाती है, आरएफ कहाँ पे है, कोबरा बटालियन कहाँ, महिला बटालियन कहाँ पे है, ये सब के बारे में अलग अलग से एसडीजी एसपीजी सब को टाइप ऑफ नोट से क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में हमने आपको इसमें बताने की कोशिश की है। फिर इसके बाद राइट डील के बारे में कितनी होती हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, कितनी पार्टी होती हैं, शॉर्ट में एक अच्छे से आपको। उसके बाद ये जो है आप देख रहे होंगे गार्ड के बारे में जानकारी है, गार्ड कितने प्रकार की है, सर्मोनियम गार्ड है, कौन कौन सी गार्ड है और गार्ड के काम क्या है, हम उसके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की है। इसके बाद फायर कंट्रोल ऑर्डर क्या है, एफआईआर से भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो एफआईआर के बारे में विस्तार से बताया क्या होती है, किस तरह होती है। सेक्शन फॉर्मेशन, ये जो क्वेश्चन अभी चल रहा था उसके बारे में भी इसमें आपको मिलेगा। स्थायी आदेश जितने हैं, लिस्ट ऑफ सीआरपी फोरम, जितने भी सीआरपी फोरम है ये बहुत ज़्यादा है, 200 के आसपास है, किस नंबर में कौन सा है वो सब इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है दोस्तों, ये आईपीसी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आईपीसी की जो मुख्य मुख्य धाराएं हैं हमने इसमें कवर की हैं, सभी नहीं की हैं, लेकिन जो हमारे फोर्स से संबंधित है हमने उनको इसमें कवर किया है, ज़्यादा इन्हें कवर नहीं किया पूरा, ऐसा नहीं पूरा। फिर उसके बाद इसी प्रकार आईपीसी को भी इसमें कवर किया गया है, यानी सीआरपीसी को भी, आईपीसी के बाद सीआरपीसी की भी धाराएं के बारे में हमने बताया गया। फिर जितने पैरामिलिट्री फोर्स हैं इनसे क्वेश्चन आता है, तो ये आपको इसमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद सभी पैरामिलिट्री पर जो स्पेशल अप्सा है उसके बारे में, आप जितने भी अप्सा हैं, चाहे वो श्रीनगर का हो, जम्मू कश्मीर का हो, किसी का भी हो, इसके बारे में भी इसको हमने बताया है। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी कर रहे थे हम, वो है इसमें। इसके अलावा कुछ हमने अलग पीडीएफ भी है जिसमें हजार क्वेश्चन हमने जो है सभी पुराने उनके अनुसार बताया, जैसे मान लिया चारे से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो है ये है क्या है, हॉस्टल सब्सिडी है, और यानी कि आपको इसमें सब कुछ इसमें मिल जाएगा। और फायर फाइटिंग पार्टी के बारे में विस्तार से इसमें बताया है। मैनुअल ड्रिल, यानी कि ड्रिल से जो क्वेश्चन आते हैं, मैनुअल ड्रिल आपको मैनुअल भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा, उसका लिंक आपको दे देंगे। जेफआर रूल आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, हमारा जो एक क्या ना मतलब एक्स्ट्रा मोजा पे वो फ्री में ही है आपको सब, जो जैसे कोई मैनुअल पढ़ना चाहते हैं, ड्रिल मैनुअल पढ़ना चाहते हैं, प्रोविजनल मैनुअल पढ़ना चाहते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। पूरा वेपन के बारे में भी इसमें हमने जानकारी देनी, यानी कि आप इसको चलते हैं हम ज़्यादा, मैं आपको फिर डिस्टर्ब होगा। 84 नंबर पेज पर थे हम। फायर ऑर्डर ये नहीं हुआ था, फील्ड क्राफ्ट का महत्व, हाँ है तक हो गया था। तो प्रश्न नंबर 63 है, फील्ड क्राफ्ट का महत्व क्या है। तो यदि यदि आप चित्रकला में फील्ड क्राफ्ट के निपुण हैं और भूमिका लक्ष्य तभी भूमि पर लक्ष्य और आगे बढ़ सकते हैं और शत्रु को समाप्त कर सकते हैं। यह कला आपको उतना निपुण बना देती है कि आप किसी भी प्रकार की भूमि, मैदान, जंगल, पर्वत, बर्फ, रेगिस्तान आदि में शत्रु पर काबू पा सकते हैं। सेक्शन फॉर्मेशन पर असर डालने वाली बातें कौन कौन सी है। तो सेक्शन फॉर्मेशन जो होती है उन पर सबसे पहले तो जमीन का असर पड़ता है, दूसरा सेक्शन के काम पे असर पड़ता है, सेक्शन कमांडर के कंट्रोल की जरूरत होती है, यानी इसका कंट्रोल कैसा है, और कम समय में ज़्यादा फायर डालने की जरूरत है। फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, तो फायर ऑर्डर 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ये समझने की बहुत ज़रूरी बात है, फायर निर्देशन ऑर्डर जिनको फायर डायरेक्शन ऑर्डर बोलते हैं, फायर नियंत्रण ऑर्डर, फायर कंट्रोल ऑर्डर। फायर
कितने प्रकार का होता है? तो फायर 4 प्रकार का होता है, ग्रुपिंग फायर, जीरोइंग फायर, एप्लीकेशन फायर और क्लासिफिकेशन फायर। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है और फिर फायर कंट्रोल ऑर्डर से भी कई बार क्वेश्चन हर बार ही रिपीट होता है, मैं तो बता दूंगा आपको। फील्ड सिग्नल से आप क्या समझते हैं? युद्ध के समय मैदान में विभिन्न संकेत बोलकर देने के स्थान पर बिना आवाज के अथवा सांकेतिक पक्षों की आवाज सीटी बजा के जो वो होते हैं उनको हम, या राइफल से बिना हथियार के जो संकेत देते हैं उनको कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, हाथ के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा और सीटी के द्वारा। प्लाटून फॉर्मेशन की रचना क्या? तो प्लाटून के फॉर्मेशन की 3 है, 1 अप फॉर्मेशन, 2 अप फॉर्मेशन, 3 अप फॉर्मेशन। पहले में एक कर मतलब 1 अप में जो है इसकी रचना में एक प्लाटून सेक्स आगे होता है, 2 पीछे होते हैं, 2 अप में 2 आगे होते हैं, 1 पीछे होता है, 3 में सब बराबर में होते हैं। बैटल ड्रिल से आप क्या समझते हैं? बैटल ड्रिल के अंतर्गत प्रत्येक सैनिक को सौंपे गए कार्य की प्रवृत्ति बताई जाती है। युद्ध के समय गतिविधि बनाए रखने के लिए 4 ग्रुप में बांटे हैं। जैसे रेकी, ये इसको क्या करते हैं? 4 ग्रुप में बांटते हैं। रेकी इस ग्रुप का जो प्लाटून का इसका कमांडर जो है, प्लाटून कमांडर होता है, इसमें एक रनर होता है। इसका यानी कि क्या कमांडर अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना रेकी ग्रुप। दूसरा होता है ऑर्डर ग्रुप, तीसरा होता है फाइटिंग ग्रुप और चौथा होता है ट्रांसपोर्ट ग्रुप। प्रश्न नंबर 70 है, बैटल ड्रिल का महत्व क्या है? तो दोस्तों इसका बैटल ड्रिल का महत्व है सूचना परिवहन, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑपरेशन, गोलाबारी और चाल, फायर मूवमेंट, मौखिक आदेश। गोलाबारी, फायर और चाल मूवमेंट के सिद्धांत क्या हैं दोस्तों? तो इसके जो है निम्न सिद्धांत है, जैसे एक गोली एक जवान, बोलते ना, एक गोली एक जवान, शत्रु के सर पर निशाना, कवरिंग फायर और आक्रमण के बीच न्यूनतम अंतराल। चाल के सिद्धांत क्या है? संगठन समूह में चले, उचित संरचना बनाकर चले, चलते समय एक बार में एक पैर की भूमिका पर रखें। सेक्शन बैटल ड्रिल कितने प्रकार की होती है? ये भी 4 प्रकार की होती है। शत्रु द्वारा गोलीबार किए जाने पर कार्रवाई करना, आक्रमण करना, शत्रु का पता लगा उसे बेक असर करना, सेक्शन का प्रोवाइड करना। फील्ड डिफेंस से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी आया हुआ है फील्ड डिफेंस से। कहने मतलब क्वेश्चन इसमें लगभग मैं उन्हीं के हिसाब से इनको वो किया हूँ जो पहले से क्वेश्चन फील्ड ग्राफ से आए हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सैनिकों और शस्त्रों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि शत्रु की गतिविधि आक्रमण को कारगर तरीके से समाप्त एवं नियंत्रण किया जा सके। यह 2 प्रकार का होता है, त्वरित लक्षण यानी क्विक डिफेंस और सुविचार लक्षण यानी कि डेलिबरेट डिफेंस। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। आमरुख किसे कहते हैं? तो यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। वह फर्जी या काल्पनिक रेखा जो दिए गए जिम्मेदारी में लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको हम आमरुख कहते हैं। और आमरुख भी एक मशहूर होना चाहिए। आमरुख चुनने का सही तरीका क्या है? ऐसी वस्तु जो आमरुख चुना जाए जो दूर हो, मशहूर हो और जो मूवमेंट ना करे। कहना मतलब आमरुख जिसको चुना हो ऐसा हो जो चल ना सके। प्रश्न नंबर 76 है, पेट्रोलिंग के 3 प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसका तैयारी, फिर संचालन और समीक्षा। फायर कंट्रोल ऑर्डर क्या है? तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन फायर कंट्रोल से तो बहुत ही हर बार रिपीट होता है। फायर की ताकत का सही इस्तेमाल करने के लिए फायर कंट्रोल ऑर्डर का इस्तेमाल जरूरी है। फायर कंट्रोल ऑर्डर का सही फायर ऑर्डर देने की जिम्मेदारी फायर यूनिट कमांडर की होती है, लेकिन इन ऑर्डर की सप्लाई सभी जवानों को होनी चाहिए। फायर यूनिट कमांडर की कैजुअलिटी होने पर कोई भी जवान उसकी जगह काम कर सके। अगर ग्रुप कमांडर की कमी हो तो जवान को यह ड्यूटी करनी पड़ेगी। फायर ऑर्डर कंट्रोल उठाने के लिए टारगेट का सही बयान और हो। क्वेश्चन नंबर 78, फायर यूनिट क्या है? फायर यूनिट वह हथियारबंद टोली होती है जो एक कमांडर के हुक्म पे फायर करती है, आमतौर पर एक सेक्शन की या टोली। फायर डायरेक्शन ऑर्डर क्या है? वह कमांडर जो फायर यूनिट को फायर का हुक्म देती है और फायर कंट्रोल करता है। प्रश्न नंबर 80, फायर डायरेक्शन ऑर्डर क्या होता है? यानी कि वह ऑर्डर होता है जो फायर यूनिट ऑर्डर को अपने ऊपर बात